टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज मोर, ठीक है, देन इट इज सेड टू हैव मोर हीट. मोर हीट मींस देयर पार्टिकल्स विल हैव मोर एनर्जी. ठीक, एनर्जी ज्यादा है, मतलब एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर, दैट इज व्हाई द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज greater. ठीक, whereas in second case you see that the temperature of the body is less as compared to A, means it will have less amount of heat or it will have less amount of energy. यहाँ पे क्या है, एनर्जी कम है. तो if the energy is less, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके, ये क्या करेंगे, बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में कम तेजी से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे. ठीक, नाउ सपोज इफ आई पुट दीज टू बॉडीज ए एंड बी टुगेदर. आपने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को क्या कर दिया, जोड़ दिया. अब दोनों बॉडीज को जब आपने जोड़ा, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों बॉडीज को जोड़ेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास क्या है, हाई एनर्जी है, हाई वाइब्रेशंस है. ठीक है, हाई मूवमेंट है, मतलब स्पीड ज्यादा है मूवमेंट का. ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है, और इन पार्टिकल्स से जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो सिंस यहाँ पे क्या है, बहुत तेजी से ऐसे हिलडुल रहे हैं. ठीक, तो तेजी से हिलेंगे तो इन पार्टिकल्स को क्या करेंगे, तेजी से हिट करेंगे, जिसके कारण इन पार्टिकल्स जो बॉडी बी में प्रेजेंट है उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई एनर्जी से एनर्जी कहां जा रही है, लो एनर्जी में जा रही है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी. ठीक है, और इसी ट्रांसफर में जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, इस टाइप के एनर्जी ट्रांसफर को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं, या सिंपली हीट एनर्जी कहते हैं. समझ में आई बात. ठीक है, और हीट को मेजर करने के लिए क्वांटिटी दी गई है क्या, टेम्परेचर. ठीक, तो मतलब किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर हाई है तो मतलब उसमें जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है, दैट इज ग्रेटर. ठीक है, दैट इज ग्रेटर. समझ में आई ये बात. चलिए, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं. ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं. कौन कौन है, आज स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट में. ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं. ठीक, और ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को एक फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं थर्मोमेट्री. थर्मोमेट्री मतलब मेजर ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री. और हर चीज को मेजर करने के लिए क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई स्केल होती है. इसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल दी गई. ठीक है, बेसिकली अपन को क्या है, 3 पता है. फर्स्ट इज आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा क्या है, केल्विन स्केल. ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए तीनों स्केल को अपन साथ में लेके चलते हैं. ठीक है, तो स्केल, जब कोई भी अपन स्केल को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट्स लिए जाते हैं. ठीक है, कि जिसके बेसिस पे क्या है, अपन उस स्केल का निर्माण करेंगे. ठीक, तो उसके लिए इन थर्मोमेट्री को स्टडी करने के लिए क्या बनाई गई, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स बनाई गई, और टेम्परेचर स्केल्स का रेफरेंस पॉइंट दिए गए. टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स लिए गए जिनको कहा गया क्या, रेफरेंस पॉइंट. और वो रेफरेंस पॉइंट थे, सबसे पहला टेम्परेचर एट मेल्टिंग ऑफ आइस, या इसको कहा गया आइस पॉइंट. ठीक, दूसरा कहा गया बॉइलिंग ऑफ वाटर, या इसको कहा गया क्या, स्टीम पॉइंट. ठीक, बॉइलिंग ऑफ वाटर या स्टीम पॉइंट, और मेल्टिंग ऑफ आइस या आइस पॉइंट. ठीक, अब सेल्सियस स्केल में SIUS, सेल्सियस स्केल में द वैल्यू ऑफ आइस पॉइंट वाज 0 डिग्री सेल्सियस एंड वैल्यू ऑफ स्टीम पॉइंट वाज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक,
फिर दूसरे आए साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि हम फ़ारेनहाइट स्केल बनाएंगे। स्पेलिंग शायद करेक्ट नहीं है, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट लिया गया कितना 32 फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट लिया गया कितना 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब एक आए साइंटिस्ट केल्विन, केल्विन जी ने भी अपनी स्केल दी, ठीक है। तो केल्विन ने कहा कि हमारा जो आइस पॉइंट होगा दैट इज 273.15 केल्विन, या इसको आप सिंपली 273 लिख दो, चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ठीक है। 273, और उसके लिए क्या है, स्टीम पॉइंट दिया गया 373 केल्विन, ठीक है। तो यहां से यहां अगर जा रहे हो तो कितने का डिफरेंस है 100, यहां से यहां जा रहे हो तो कितने का डिफरेंस है 180, और यहां से यहां जा रहे हो तो कितने का डिफरेंस है अगेन 100, ठीक है। तो ये कहानी थी किनकी, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स की। स्केल्स के लिए अपन ने क्या यूज किए, रेफरेंस पॉइंट यूज किए। रेफरेंस पॉइंट कितने थे, 2 थे। पहला क्या था, आइस पॉइंट वेयर मेल्टिंग ऑफ आइस का टेम्परेचर क्या होगा। दूसरा क्या था, स्टीम पॉइंट, जब वाटर बॉयल होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो 3 डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में ये टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 2 स्केल को कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर किन्हीं 2 स्केल्स के बीच में कंपैरिजन अपन को करना है कि कन्वर्जन करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। उसके लिए क्या है, मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, और उस ग्राफ से आप क्या है, एक वैल्यू निकल के आता है, एक टर्म निकल के आता है। उस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे, देखते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज उसने पुट करी। चलो अब ग्राफ देखते हैं। नाउ लुक एट द ग्राफ। मैंने 2 ग्राफ लिए हैं, एक्स एक्सिस में पुट किया है डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे पुट किया है क्या, फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होती है 32, ठीक है, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होती है 212, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे अगर आप, ठीक, तो ये पॉइंट आएगा। फिर क्या करिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। तो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक, और 0 डिग्री पे कितना है 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। दिस इज 0,32। अब सपोज मुझे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मेजरमेंट लेना है। सपोज मैंने इस पूरी लाइन में, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, इस पे क्या है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, और उसकी वैल्यू सेल्सियस स्केल में C है एंड फ़ारेनहाइट स्केल में F है, ठीक। और इनको आप ज्वाइन कर दीजिए अगर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है, दिस वन, इसका नामकरण कर दीजिए, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट। और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है आपको, इसका नाम दे दीजिए D दे दीजिए, और इसका नाम दे दीजिए E, ठीक। नाउ लुक एट दीज 2 ट्रायंगल्स ABC, ये वाला बड़ा वाला, एंड DBE, ये छोटा वाला। दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कैसे, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा। दिस एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, तो जो तीसरा एंगल होगा वो तो ऑलरेडी इक्वल होगा, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ABC, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सिमिलर बाय AAA, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं, जैसे सपोज ये एक साइड ले ली और ये वाली साइड ले ली, ठीक, तो DE और AC का जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम,
बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, तो यहां से लीजिए कोई भी दो साइड्स का रेशियो ले लीजिए, DE अपॉन AC, दिस विल बी इक्वल टू ये वाली साइड BE अपॉन BC, BE अपॉन AC, B अपॉन BC, सॉरी नॉट AC, BC। ठीक, नाउ सी, ये जो DE है, दिस B, इसकी वैल्यू कितनी है? C माइनस 0, C माइनस 0 अपॉन, सही कर रहा हूं ना? हाँ, अपॉन सर डीई की वैल्यू कैसे होगी सर? डीई देखिए ना, डी का है, वो ओ सॉरी बीई सॉरी, की ये ले डी, लिया आपने। हाँ सॉरी, ये DE है, ठीक है। इस DE की वैल्यू कितनी है? ये पूरा ये पूरा टर्म यहां से यहां तक माइनस, माइनस क्या करोगे आप? ये ऐसा ही करोगे ना? यस सर। नहीं सॉरी, नहीं, DE की जो वैल्यू होगी F माइनस 0 होगा, F माइनस 32 होगा, सॉरी, ये पूरा टर्म, ये पूरा दिस माइनस इतना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? दिस पूरा इस F और ये कितना है? 32, तो DE की वैल्यू हो जाएगी F माइनस 32। क्लियर है ये? DE कहां से आया? F माइनस 32। ये पूरा माइनस इतना करोगे तो DE की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा कितना है? F के बराबर, और ये कितना है? 32, तो F माइनस 32 इज इक्वल टू DE। अब AC देखिए, AC इतना है, AC कितना हो जाएगा? ये पूरा माइनस इतना, ठीक है, तो ये पूरा कितना है? 212 माइनस ये पूरा कितना है? 32। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे BE, BE में आए तो BE की वैल्यू कितनी है? C है, C अपॉन BC, BC इज वेयर, ये पूरा BC, BC कितना है? 100। समझ में आ रही है बात? 100। क्लियर है यहां से? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अपन फर्दर, तो ये हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन, ये डिफरेंस आ गया कितना? 180 इज इक्वल टू C बाई 100। यहां से ये कटेगा तो ये 5 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया? 9 टाइम्स। तो यहां से आ गया F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C बाय 5। ये क्या है? दिस इज द कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस स्केल के बीच में। क्यों? क्योंकि अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था किसके किसके बीच में? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। सेम आप केल्विन फ़ारेनहाइट या केल्विन डिग्री सेल्सियस में भी करेंगे तो सेम ही चीज मिलेगी आपको। वहां पे भी दो ट्राइंगल लेंगे, सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, तो यहां से ये चीज निकल के आए। बेसिकली इस ग्राफ से जो एक कॉमन इंटरप्रिटेशन निकल के आया है वो ये है कि देखिए, यहां पे देखिएगा, इस वाले पार्ट में देखिएगा, इस वाले पार्ट में सपोज मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहा हूं, ठीक? तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये क्या है? दिस इज द रीडिंग विच वी हैव टू ऑब्टेन। सो रीडिंग माइनस ये क्या है? आइस पॉइंट IP अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये स्टीम पॉइंट कहा था 212 डिग्री, क्या था? दिस इज द बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो ये कितना आ गया? SP स्टीम पॉइंट के बराबर माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। और दूसरी तरफ भी अगर देखें तो C माइनस 0 या 100 माइनस इसको 0 कर दीजिए, तो C माइनस 0 क्या है? रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन 100 क्या था? स्टीम पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, आइस पॉइंट क्या था? 0 था, ठीक है। तो यहां से एक इंटरप्रिटेशन निकल के आया कि वॉट एवर विल बी द स्केल, ठीक है, कोई भी स्केल में ये वाला जो टर्म होगा रीडिंग ऑफ दैट स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये क्या होगा? किसी भी स्केल के चीज में क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन इस ग्राफ से निकल के आया है। फॉर ग्राफ बिटवीन द टू स्केल्स द रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये जो वैल्यू होती है ये हर एक स्केल के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है। फ़ारेनहाइट में भी आपने देख लिया, और ये इधर की स्केल कौन सी थी? सेल्सियस स्केल में भी आपने देख लिया, ये फिगर क्या है? कांस्टेंट। तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है। अगर ये चीज आपने दिमाग में रख ली तो आपको कन्वर्जन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी स्केल दे दी जाए, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे अपन ने निकाला किसके लिए? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए। केल्विन के लिए निकाल दो, ठीक। चलो केल्विन में बताओ,
केल्विन, अब यहाँ पे अपन को केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में निकालना है, तो निकालो। केल्विन की रीडिंग के माइनस आइस पॉइंट कितना होता है केल्विन का 273 अपॉन स्टीम पॉइंट कितना होता है 373 और आइस पॉइंट कितना है 273 इज इक्वल टू, अब किसका निकालना है डिग्री सेल्सियस का। डिग्री सेल्सियस के लिए डिग्री सेल्सियस माइनस इसका आइस पॉइंट बोलो 0 और स्टीम पॉइंट कितना है 100 माइनस फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहां से आ गया k माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू c अपॉन 100। तो ये 100 से 100 गया, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आई है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, रुको, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यही रिलेशन होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस की स्केल में, समझ में आ रही है बात, है ना। तो आप अगर ये वाला पॉइंट अगर फैक्टर आपको दिमाग में है तो आप किसी भी स्केल को किसी भी दूसरी स्केल से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखिए इस पे। वो इज कमेंटिंग, कौन चैट कर रहा है यहाँ पे, क्या यशांत कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? सर डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो रट सकते हैं ना, f माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल्स टू c बाय 5। ऐसे कितनी स्केल के लिए तुम फॉर्मूला रखोगे? चलो मैंने कोई आर्बिट्री दे दी, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो उसको करके दिखाओ, ये फॉर्मूला रखना, करो एक क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। इन अ स्केल, इन अ स्केल, सभी लोग लिखिए, इन अ स्केल, इन अ स्केल आइस पॉइंट इज, इन अ स्केल आइस पॉइंट इज, मैं टाइप कर दे रहा हूं, आइस पॉइंट इज 30 R। ठीक है, इन अ स्केल आइस पॉइंट इज 30 R एंड स्टीम पॉइंट इज 150 R। ठीक है, उसके बाद लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 डिग्री सर स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। सेल्सियस, मैं चैट में भी डाल रहा हूं, देखो, सेल्सियस इन दैट स्केल। ठीक, ये डाल दिया मैंने क्वेश्चन, चैट बॉक्स अपना चेक करिए, जूम का, उसमें लिखा है क्वेश्चन इज इन अ स्केल आइस पॉइंट इज 30 R एंड स्टीम पॉइंट इज 150 R, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इन दैट स्केल। 20 डिग्री सेल्सियस से कितना R की वैल्यू होगी, यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाओगे यशांक, बोलो। तो इधर तो फंस आपको गई गाड़ी, इधर फंस गई गाड़ी, क्या क्या इधर फंस गई गाड़ी, इधर फंस गई गाड़ी सर। फंस गई ना, तो वो रिलेशन आपको याद रखना है। 4/4 क्या लगाओ था, ना फिर। रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन आपको क्या करना है, याद रखना है, बस। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको रीडिंग फाइंड करनी है, किसमें, कोई भी पर्टिकुलर स्केल है तो उसमें रीडिंग कितनी है R माइनस उसका आइस पॉइंट कितना दिया है, आइस पॉइंट इज 30 अपॉन स्टीम पॉइंट इज 150 माइनस 30 इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल के लिए रीडिंग C, आइस पॉइंट कितना होता है 0 अपॉन स्टीम पॉइंट 100 माइनस 0। यहां से क्या आ जाएगा R माइनस 30 अपॉन, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू C अपॉन 100। यहां से गया कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 6 12 2 5 10। तो R माइनस 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू C बाय 5। अब आपको क्या करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है और C की वैल्यू आपको दी हुई है। तो C की वैल्यू इज आपका कितना 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह 20 रख दो। तो यहां से आ गया R माइनस 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। C माइनस 100, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 कैसे आया, वो तो कांस्टेंट था ना कोई सा। किसका कांस्टेंट था सर जो अरे फॉर्मूला भैया, लिखा ये है एक पर्टिकुलर स्केल के लिए है, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्केल के लिए ये चीज कांस्टेंट होती है।
एक पर्टिकुलर स्केल की ये चीज कांस्टेंट होती है, ठीक है, हर चीज में ये फंडा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने दो स्केल के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो दोनों स्केल की ये जो टर्म होगा ये कांस्टेंट रहेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा उसका, ठीक है, ठीक, इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर स्केल। यहाँ पे मैंने दो स्केल ली है, देखो ना, एक आर वाली स्केल ली है और एक सेल्सियस स्केल ली है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 4 20 6 4 24, तो 54 क्या आ रहा है, हाँ 54 आएगा, R इज इक्वल टू 54 ठीक है 54। तो 20 डिग्री सेल्सियस में ये जो स्केल होगी ये 54 वैल्यू शो करेगी, ये 54 यूनिट शो करेगी। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस से भी, और मैं भी शायद दे सकता हूं, पता नहीं, अगर मेरे से पेपर बनवाए तो आपको ये फंडा जो है ये क्या है, इसको आपको याद करना पड़ेगा स्केल के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट इज टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज को डेल्टा टी अपन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी 30 डिग्री सेल्सियस से किधर जा रही है, 60 डिग्री सेल्सियस में जा रही है, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर चेंज कितना होगा। अब ये कौन सी स्केल है, सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करनी है केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में। कैसे करेंगे, यहां पे देखिए फाइनल टेम्परेचर कितना है 60, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 30, तो सेल्सियस स्केल के लिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, 30 डिग्री, ठीक। अब केल्विन में देखिए, केल्विन के लिए देखिए, केल्विन के लिए इनिशियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 + 273, दैट इज आपका 300 के, और फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 60 + 273, दैट इज 330, एक सेकेंड, 273, हाँ सॉरी 303 होगा सर। 303, यस 303, एंड दिस इज 333 के, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू TF - PI, दैट इज 333 - 303, दैट इज कितना 30 के। बात समझ में आ रही है? दूसरा आइए फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फ़ारेनहाइट का मैं आपको बता देता हूँ टेम्परेचर चेंज क्या होता है। देखिए फ़ारेनहाइट के लिए आइस पॉइंट की वैल्यू बोलिए 32 फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है 202 फ़ारेनहाइट। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 180 फ़ारेनहाइट, ठीक। और डिग्री सेल्सियस के केस में आइस स्टीम पॉइंट की वैल्यू 100 डिग्री, और ये कितना आता है 0 डिग्री, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहां से आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये क्या होगा, दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस किसमें है, डिग्री सेल्सियस स्केल में, और 180 फ़ारेनहाइट किसमें है, फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहां से क्या वैल्यू आएगी कि 1 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू होगी 1.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में डेल्टा टी जो होता है दैट इज ऑलवेज सेम। देखिए यहां पे भी 30 का इंक्रीज है, यहां पे भी 30 का इंक्रीज है, तो डेल्टा टी क्या है, दोनों में सेम है, ठीक। और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में जो डेल्टा टी होता है दैट इज T + 1.8 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके चलिए यही बताना था टेम्परेचर चेंज। अब सर नेक्स्ट आंसर है, क्या है तो? किसका आंसर 30 निकाल लो, 31.8 31.8 30 के लिए 31.8 का 1.8 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 18 3 का कितना होता है अच्छा 48, ऐसे। यस 48 आएगा आंसर, 48 फ़ारेनहाइट। 54 सर
सर 54 होता है। 54 आ रहा है एक सर आंसर। सॉरी 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 54 मुझे टेबल नहीं आती, बायोलॉजी के बायो का होना, स्टूडेंट है क्या ना करूं। भाई। हाँ सही पकड़े। सर वहां आपने डेल्टा टी इजिकल टू टी प्लस लिखा है। हाँ दादा, तो ये टी किसका है? अरे सॉरी, टी इंटू होगा दादा, वही ना सॉरी सर, सॉरी, इनटू होना चाहिए ना। माफी माफी तो माफी साहित्य भैया, माफी। टी इंटू साहित्य भैया ऑन 1.8। है। साहित्य भैया फॉर्म में आ गए आज हैं। चलिए, थर्मल एक्सपेंशन टाइम, एक तो ससुरा मार खा जाते, कितना बचे 5 मिनट। थर्मल एक्सपेंशन टाइप्स ना बता पाऊंगा आज। सर ये उत्कर्ष कुछ ऐसा चैट बॉक्स में कुछ डाल रहा है सर। क्या डाल रहा है? क्या सर? कुछ तो क्या है उत्कर्ष? बोलो ना, जुबान नहीं है क्या? खींच ली किसी ने? ठीक है, मुंह पे बोल रहा देखिए, हूँ। शांत रहो। चलो देखो, अब क्या थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, किसी भी बॉडी को अगर क्या करते हो आप, हीट देते हो। हीट देना मतलब क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर देना। तो उस बॉडी की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और एवरेज एनर्जी अगर किसी बॉडी की इंक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या होगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मींस इफ यू गिव हीट टू एनी बॉडी, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो अगर आप किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं तो हीट के कारण उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज का मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उस टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वो जो बॉडी है वो क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। अब भैया यहां पे अगर मैं हीट दे रहा हूं बॉडी को, तो बॉडी हमेशा एक्सपैंड ही क्यों कर रही है? सिकुड़ क्यों नहीं हो रही है? कंप्रेस क्यों नहीं हो रही है? एक्सपैंड क्यों कर एनर्जी रही है? बढ़ रही है सर। एनर्जी बढ़ रही है एनर्जी, सर, तो एनर्जी मिलेगा। सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका जो रीजन है मेन एक्सपेंशन का, ये अपन समझते हैं एक ग्राफ अरे ठीक है, एक ग्राफ की मदद से। वो ग्राफ मैंने आपको सॉलिड्स में बनवाया था, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस सर इंटर एटॉमिक एग्जाम्पल डिस्टेंस। बताइए ना एक इसका, किसका? इसी के सर, थर्मल इसका एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन का, आप लोहा है, लोहा को गर्म करो तो पिघल जाता है, मॉल्टन स्टेट में आ जाता है, स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सर वो तो स्टेट चेंज हुआ ना सर, एक्सपेंशन कहाँ हुआ अरे तो उसमें? भैया अच्छा, तो अच्छा एक बात बताओ, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस किसमें ज्यादा होती है? लिक्विड स्टेट में ज्यादा होती है ना। तो वहां पे जब एक्सपेंशन हो रहा है तभी तो वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, एक्सपैंड हो रहे हैं पार्टिकल्स, दूर भाग रहे हैं, तभी तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। नहीं तो क्यों जाएगा बताओ, अगर एक्सपेंशन नहीं होगा तो? वो तो फेज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या? वो तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलो, एक टाइप कर दो मैं पढ़ लूंगा। स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? लिखा भी नहीं है कुछ। चलो मैं बता रहा हूं। यहां से आपने एनर्जी और पार्टिकल्स, इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्टेंस के बीच में आपने ग्राफ देखा था, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, सपोज ये पार्टिकल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस के ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? इनके बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो गई। अब आपने क्या किया? इस पे एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है? दूर दूर क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेट करने लगेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बाहर की तरफ खींचेंगे। तो बाहर की तरफ खींचेंगे तो हो सकता है कि जब ये पार्टिकल खिंच रहा हो बाहर की तरफ, तो यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल हो तो उसके बीच आ जाए। ठीक है, मतलब उसके करीब आ जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बेसिकली एक पार्टिकल खिंच भी रहा है और दूसरे के क्या हो रहा है? करीब भी आ रहा है। समझ रहे हो? लेकिन दोनों ही केसेस में हमने क्यों कहा कि सिर्फ एक्सपेंशन ही हो रहा है? यहाँ पे ये पार्टिकल अगर दूर भागेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के बीच क्या हो जाएगा? करीब। करीब भी तो आ सकता है, मतलब ये पार्टिकल दूर भी जा रहा है और करीब भी आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन ही हो रहा है? क्यों एक्सपेंशन हो रहा है? उसके लिए अपन क्या है, इस ग्राफ की मदद से अपन वो चीज समझेंगे। देखिए, यहां पे ये ग्राफ मैंने आपको बनवाया था
सॉलिड्स में, ठीक इस तरीके का ग्राफ था। और मैंने कहा था कि जब एनर्जी मिनिमम होगी, ये एनर्जी मिनिमम है, तो इस स्टेट में जो पार्टिकल की डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड आर नॉट, दैट इज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस। ये कहा था कि उस केस में एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आप क्या कर रहे हो, ये 0 है, एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने एक एनर्जी इंक्रीज करी 5 यूनिट से, मैंने क्या करी, इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी को इंक्रीज कर दी मैंने 5 यूनिट से। अगर मैं एनर्जी को इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां पे देखो, ये जो पार्टिकल है ये क्या होगा, दूसरे पार्टिकल्स के पास भी आएगा और दूसरे पार्टिकल से क्या होगा, दूर भी जाएगा। मतलब कंप्रेशन भी हो रहा है और एक्सपेंशन भी हो रहा है। लेकिन अगर आप इस कंप्रेशन और इस एक्सपेंशन का एवरेज निकालते हो तो उसका एवरेज किधर आता है, टूवर्ड्स द एक्सपेंशन। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, देखो ये एक्सपेंशन की डिस्टेंस है और ये क्या है, कंप्रेशन की डिस्टेंस है। दोनों में से कौन सी डिस्टेंस ज्यादा